जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे कक्षा 12 इतिहास का चैप्टर नंबर 2 है राजा, किसान और नगर। इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस क्लास के अंदर हम कवर करने वाले प्यारे विद्यार्थियों। चाहे आपके हाफ ईयरली हो, चाहे आपके बोर्ड एग्जाम हो, चाहे प्री बोर्ड हो, मतलब सभी के लिए इंपॉर्टेंट ये क्लास होने जा रही है प्यारे विद्यार्थियों। यानी कि आज हमारा हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है राजा, किसान और नगर। वेरी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है प्यारे विद्यार्थियों, और यहां से बड़ा क्वेश्चन भी बनता है तो छोटा क्वेश्चन भी बनता है। बस क्लास को ध्यानपूर्वक देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस क्लास के अंदर हम कवर करने वाले हैं। बस आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्लास को लाइक कर दे और चैनल पे नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। चलो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर है हमारे सामने प्रिय विद्यार्थियों राजा, किसान और नगर। इस चैप्टर के देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और पेपर में 100% छपने वाले क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। बस इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से जरूर याद करें। चलो स्टार्ट करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, जिसमें सबसे पहले आप देखिएगा इस चैप्टर से संबंधित मैंने यहां पर रिक्त स्थान वाला प्रश्न लिया है। अगर कोई भी इस चैप्टर से अगर रिक्त स्थान वाला प्रश्न बना, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, देखो छोटे छोटे जो मतलब रिक्त स्थान वाले प्रश्न है वो सब कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों आपके प्रश्न ऐसे आएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से चैप्टर नंबर 2 है, जिसमें देखो पहला कि जेम्स प्रिंसेप ने 1838 ईस्वी में किन लिपियों का अर्थ निकाला था। ठीक है, तो ये याद रखा आप सभी, एक तो ब्राह्मी लिपि थी, एक खरोष्ठी लिपि थी। इन लिपि का अर्थ सबसे पहले निकाला था जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, 1838 में निकाला था। ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न पेपर में आ सकता है कि ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि को सबसे पहले पढ़ने वाले कौन थे, तो वो थे जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, ये याद रखना। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे। ठीक है, दूसरा है कि अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर क्या लिखा होता है, तो ये याद रखना प्रिय विद्यार्थियों, अधिकांश जो अभिलेख हमें मिले हैं, अधिकांश जो सिक्के मिले हैं, उन पर पीदसी लिखा होता है। ठीक है, तीसरा प्रश्न, प्राचीनतम जो अभिलेख हैं वो किस भाषा में लिखे जाते थे। प्राचीनतम अभिलेख, तो प्राचीनतम अभिलेख लिखे जाते थे प्राकृत भाषा के अंदर। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला चौथा देखिएगा कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में खालिस्तान सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रिय विद्यार्थियों मगध जो है वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था। ध्यान रखिएगा 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपदों के बारे में हमें जानकारी बौद्ध ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ है अगुत्र निकाय, उसमें मिलती है। इसके अलावा जैन ग्रंथों में भी मिलती है 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी। और 16 महाजनपदों में जो सबसे शक्तिशाली जनपद था वो था मगध प्रिय विद्यार्थियों। इसकी प्रारंभिक जो राजधानी थी वो राजगृह थी, लेकिन वर्तमान में मगध की राजधानी पूछे तो आपको करना है पाटलिपुत्र। प्यारे विद्यार्थियों 16 महाजनपद थे, काशी, कुरु, अंग, मगध, वजी, मल्ल, चेदी, वत्स, कौशल, पांचाल, मत्स्य, सुरसेन, अश्य, कवंती, गांधार, कंबोज। ये 16 महाजनपद उस समय थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि आरंभ में मगध की राजधानी क्या थी। तो प्रारंभ के अंदर मगध की राजधानी थी प्रिय विद्यार्थियों राजगृह। क्या थी? राजगृह, जिसका अर्थ होता था राजाओं का घर। क्या अर्थ होता था? राजाओं का घर। ध्यान रखना, प्रारंभ में राजधानी ये थी। वर्तमान में मगध की राजधानी पूछे तो आपको करना है पाटलिपुत्र, जो कि आधुनिक पटना बिहार वाला। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना ध्यान रखिएगा प्रिय विद्यार्थियों चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। याद रखना सबसे पहले जो है वो एक नंद वंश था प्रिय विद्यार्थियों। नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद, जो गद्दी पर बैठा हुआ था प्रिय विद्यार्थियों। बाहर से जो आक्रमण करते थे उनका ना तो वो सामना कर सकता था, बस ऐसे ही आलसी राजा बैठा हुआ था गद्दी पर। ठीक है, नंद वंश का जो अंतिम शासक था घनानंद। ठीक है, प्रजा उससे दुखी थी, प्रजा उससे प्रसन्न हो चुकी थी। तो फिर बाद में क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, चंद्रगुप्त मौर्य आता है, नंद वंश के घनानंद को पराजित करके ये मौर्य वंश की नींव रखते हैं। याद रखना, इनके गुरु का नाम है चाणक्य। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना याद रखना हरिशरण ने की थी। और हरिशरण कौन था। तो हरिशरण ध्यान रखना आप सभी समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। ठीक है, इसके अलावा प्रिय विद्यार्थियों भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं। तो भारत का नेपोलियन याद रखना आप सभी समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कनिष्क किस वंश का शासक था। कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। और जातक कथाई जो है वो किस भाषा में। तो जातक कथाई ध्यान रखना पाली भाषा में से संबंधित है। ठीक है, जातक कथाई। अब प्यारे विद्यार्थियों मैं आप सभी को बता दूं, देखो अब इतना टाइम है नहीं, आपको चैप्टर वाइज अगर थ्योरी पढ़नी है कंप्लीट, अगर आपको इतिहास की तैयारी करनी है तो आप ऐप डाउनलोड कर लेना महेंद्र ब्यावर कोचिंग। हजारों विद्यार्थी अभी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। महेंद्र ब्यावर कोचिंग अपना ऐप है, प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना होगा प्रिय विद्यार्थियों। पूरी गारंटी लेता हूं, इतिहास में एक नंबर नहीं कटने दूंगा। ठीक है, आपका जैसे 80 नंबर का पेपर होगा, 20 नंबर स्कूल से जाएंगे, पूरे के पूरे आप में 100 में से 100 की गारंटी लेता हूं। बस आपको तैयारी जो है जैसा मैं बताता हूं वैसा आपको करनी है। तो कंप्लीट तैयारी के लिए आप ऐप डाउनलोड कर लेना महेंद्र ब्यावर कोचिंग। वहां मैं करवा रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों। वहां उस कोर्स के अंदर क्या क्या मिलेगा, वहां पे आपको मेरे द्वारा तैयार देखो ये हस्तलिखित नोट्स ऐसे ही आपको कंप्लीट मिलने वाले, चैप्टर वाइज हस्तलिखित नोट्स आपको कंप्लीट मिल जाएंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों बुक के कंप्लीट मिल जाएंगे नोट्स। प्लस
उसके अंदर चैप्टर वाइज ऐसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ वगैरह साथ में मिल जाएगी आपको। और हाँ, चैप्टर वाइज थ्योरी क्लासेस वगैरह सब कुछ मिल जाएगी मेरे विद्यार्थियों। तो अभी ज्वाइन कर लेना महेंद्र बिहारी कोचिंग ऐप प्ले स्टोर से। और बाकी ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, किसी प्रकार का कोई डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। 8955661301 ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है। बाकी मेरे विद्यार्थियों अगर आपके भूगोल सब्जेक्ट है तो भूगोल की नोट्स बुक मंगवा सकते हैं। अगर आपके पास पॉलिटिकल विषय है तो पॉलिटिकल की भी आप बुक मंगवा सकते हैं। तो भूगोल और ज्योग्राफी की मेरे द्वारा तैयार हस्तलिखित नोट्स बुक है। वैसे अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो आप ऐप डाउनलोड करके ऐप से मंगवा सकते हैं, ठीक है, मतलब ऐप पर पढ़ सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। बाकी आप घर पर भी मंगवा सकते हैं। मेरे पास भूगोल की नोट्स बुक है और राजनीतिक विज्ञान की नोट्स बुक है, या पूरी हस्तलिखित है। ऐसे ही नोट्स आपको मिलने वाले हैं। देखिएगा ये बुक आपको भूगोल की नजर आ रही है, पूरी हस्तलिखित है, आपको चाहिए तो मंगवा ले। इतिहास की नहीं है, इतिहास के तो आपको ऐप पर ही मिलेंगे पीडीएफ फॉर्मेट में। बुक मेरे पास दो ही है, एक तो भूगोल की है, एक राजनीतिक विज्ञान की है। चलो आगे देखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, भाई मगध के शक्तिशाली होने के क्या कारण हो सकते हैं। अभी हमने कहा कि 16 महाजनपदों में, प्रिय विद्यार्थियों अभी हमने देखा कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जनपद कौन सा था, मगध था। मगध जो वो सबसे शक्तिशाली जनपद था 16 में। अब क्यों था, क्या कारण था, देखिएगा। मगध प्रिय विद्यार्थियों शक्तिशाली होने के प्रमुख कारण यहां पर हो सकते हैं। पहला आप बता सकते हैं कि मगध में खेती की जो है वो उपज बहुत अच्छी होती थी, ठीक है, मिट्टी का उपजाऊ होना, ये पहला हो जाएगा यहाँ पे प्रमुख कारण। मगध की भूमि उपजाऊ थी, या धान गेहूं जौ आदि जो है अच्छी मात्रा में पैदा होते थे, ठीक है। आप देख सकते हैं अधिक उपज होता था, अधिक धन मिलता था और समृद्धि। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं प्रिय विद्यार्थियों, अधिक उपज होता था जिसके कारण अधिक धन और समृद्धि, ठीक है। इसका मतलब ये जो है धान गेहूं जौ इनकी खेती यहाँ पर अच्छी होती थी, मिट्टी का मिट्टी उपजाऊ थी। दूसरा प्रमुख है, मगध में लोहे की प्रमुख खदानें जो वो आसानी से यहाँ पर उपलब्ध थी। लोहे की खदानें जो है, इस प्रकार की जो खदानें हैं वो यहाँ पर आसानी से जो है वो उपलब्ध थी। आप ये भी बता सकते हैं, ठीक है। लोहा जो है आपको पता है भाई मजबूत हथियार बनाने के लिए उस समय उपलब्ध था, ठीक है, क्योंकि युद्ध वगैरह होते थे, मजबूत सेना के लिए भाई लोहा चाहिए, तो यहाँ पर लोहे जो है वो यहाँ पर खदानें जो है वो मौजूद थी। मगध के पास लोहा की खदानें थी, यहां से लोहा आसानी से मिलता था। तो दूसरा कारण ये है मगध के शक्तिशाली होने का। तीसरा देखिएगा, मगध की जंगली क्षेत्र में हाथी उपलब्ध थे। प्यारे विद्यार्थियों हाथियों की कोई कमी नहीं थी उस समय। देखो प्रिय विद्यार्थियों युद्ध होते थे, अब युद्ध होते थे तो हाथियों की जरूरत पड़ती थी। तो यहाँ पर देखिएगा सेना के लिए जो है वो हाथी, यहाँ पर देखो शक्तिशाली सेना के लिए हाथी चाहिए तो हाथी की यहाँ पर उपलब्धता। मगध के घने जंगलों में बहुत अधिक पाए जाते थे हाथी, और युद्ध में मतलब हाथियों का यहाँ पर विशेष महत्व होता था, ठीक है। तो ये आप कारण बता सकते हैं मगध के शक्तिशाली होने के। आगे देखिएगा चौथा, भाई मगध में आवागमन सस्ता व सुलभ था। मगध के पास नदियां थी, जलमार्ग से व्यापार व यात्रा आसानी से आसान और सस्ती थी, ठीक है। इस प्रकार से आपको बताना है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है, भाई उपजाऊ भूमि, लोहा, हाथी, अच्छा आवागमन, इन कारणों से मगध जो है वो शक्तिशाली था, ठीक है। यह आप ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों। बाकी देखो खेलो हारा, खे से खेती, लो से लोहा, हा से हाथी, रा से रास्ते, आवागमन की सुविधा अच्छी थी। ये आप ऐसे भी याद करें ना, खेलो हारा, इससे आपको आराम से पता चल जाएगा। हाँ भाई खे से खेत हो जाएगा, लो से लोहा, हा से याद रखना हाथी, और रा से मतलब रास्ते वगैरह, आवागमन की यहाँ पर अच्छी सुविधा थी, ठीक है। ये पॉइंट मेन पॉइंट अगर आपको याद है तो आप मन से भी लिख सकते हो। चलो फिर आगे देखिएगा, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखिएगा बिल्कुल। आप अभी मुकेश महेंद्र एजुकेशन चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो प्यारे विद्यार्थियों। तो देखो अगला प्रश्न है कि एकलव्य जो है वो किस वर्ग से जुड़ा हुआ था, कृषक, पशुपालक, व्यवसाय वर्ग या निषाद वर्ग। तो ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों, एकलव्य जो है एकलव्य ये निषाद वर्ग से जुड़ा हुआ था, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ध्यान रखना निषाद वर्ग से जुड़ा हुआ था। अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। हर्षचरित के रचयिता कौन है, बाणभट्ट, याद रखना बाणभट्ट थे। अशोक अपने नाम के आगे किसकी उपाधि लगाते थे, देवनाम प्रिय की उपाधि, जो देवताओं के अंदर प्रिय हो। कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाला शासक कौन था, मौर्य साम्राज्य, अशोक था। छठी से 34 शताब्दी ईसा पूर्व में मगध सबसे शक्तिशाली जनपद था। अशोक के पश्चिमोत्तर से प्राप्त बेलकों में जो है वो ख्रोष्ठी लिपि का यहाँ पर जो है प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो ये कुछ आपके मतलब रिक्त स्थान वाले प्रश्न है। प्रारंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ कौन सा है, तो प्रारंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है प्यारे विद्यार्थियों मनुस्मृति। कौन सा है, मनुस्मृति, ये ध्यान रखना। ये प्रारंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ था मनुस्मृति, ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे भी हो जाएगा। अगला देखिएगा, मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करने के क्या स्रोत है, लिखिएगा। तो प्यारे विद्यार्थी मौर्य वंश के बारे में बता दूं, मौर्य वंश के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करने के अनेक स्रोत मिलते हैं, जिसमें मुख्य रूप से हम बांटे तो याद रखना दो प्रकार के स्रोत हैं। एक तो है साहित्यिक स्रोत, कौन सा स्रोत है, साहित्यिक, और दूसरा है आपके सामने पुरातात्विक स्रोत। कौन सा स्रोत है, पुरातात्विक। इन दोनों स्रोतों से हमें जो है मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। देखो साहित्यिक स्रोत में जैसे कि प्रमुख पुस्तकें वगैरह आ गई, जैसे कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र हो गई, मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका दत्त हो गई, इंडिका मतलब है ना। इसके अलावा बात करें विशाखा दत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस हो गई। ऐसी पुस्तकों से हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलते हैं, ये हो गई। बाकी पुरातात्विक स्रोतों में पुरातात्विक से नाम से पता चला, पुरातात्विक मतलब पुराने जो अवशेष वगैरह हैं, पुराने जो मृदभांड हैं, पुरानी जो भी गुफाएं हैं, पुराने जो भी मंदिर मिले हैं,
पुराने जो भी हमें अभिलेख मिले हैं उनसे हमें जो है प्यारे विद्यार्थियों मतलब उनसे हमें जानकारी मिलती है मौर्य वंश के बारे में। बाकी यहां पर आप देखिएगा किस प्रकार से बता रखा है। मौर्य वंश की जानकारी के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं। सबसे पहले अभिलेख, विशेषकर सम्राट अशोक के शिलालेख और स्तंभ लेख से हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। अभिलेख किसे कहते हैं? अभिलेख का मतलब हो गया प्रिय विद्यार्थियों, जैसे मान लो कोई भी दीवार मिली है, दीवार पर जो है एक तरीके से जो है पत्थर को गाड़ कर एक तरह मूर्ति बनाई गई है, उस पर छोटे छोटे इस प्रकार से अभिलेख से अब नाम लिखे गए हैं, ठीक है, पत्थर पर नाम लिखा गया है, तो वही तो अभिलेख है। पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन पर खुदा हुआ जो लेख होता है उसको बोलते हैं अभिलेख, ठीक है। इसके अलावा पुरातात्विक जो अवशेष हैं जैसे कि स्तूप वगैरह हो गए, स्तूप बोलते हैं टिल्ले को, जो टिल्ले वगैरह हैं, गुफाएं हैं, मूर्तियां हैं, साथ ही जो है प्रमुख अन्य अवशेष वगैरह, इनसे हमें जो है वो जानकारी मिलती है। आप बता सकते हैं विदेशी यात्रियों के विवरण, जैसे बहुत सारे विदेशी यात्री, जैसे विशेष रूप से हम यूनानी राजदूत मेगिस्थनीज की बात करते हैं, इनकी पुस्तक का नाम है इंडिका, इंडिका से भी हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा साहित्य ग्रंथ में जैसे कि अर्थशास्त्र हो गए, ठीक है, अर्थशास्त्र है, अशोकावदान, दीपवंश है, महावंश है, पुराण है, इनसे हमें जानकारी मिलती है। तो आप इस प्रकार से बता सकते हैं मेरे विद्यार्थी मौर्य वंश के बारे में, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे देखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्पादकों तथा व्यापारियों के संघ क्या कहलाते हैं? तो उत्पादकों तथा व्यापारियों के संघ या पर व्यापारिक संघ, व्यापारिक के अंदर शिल्पकला के अंदर श्रेणियां कहलाते हैं, ध्यान रखना, इसमें आप डी कर देना। उत्पादकों तथा व्यापारियों के संघ क्या कहलाते हैं? श्रेणियां कहलाते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखो, अभिलेख किसे कहते हैं? भारत में सर्वप्रथम अभिलेख किसके द्वारा लिखवाए गए थे? तो प्यारे विद्यार्थियों अभिलेख के बारे में अभी भी मैंने बताया था, अभिलेख यानी पत्थर, धातु, अभिलेख वे लेख होते हैं जो पत्थरों, स्तंभों, ताम्र पत्रों, गुफाओं आदि पर खुदवाए जाते थे। ये इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत होते थे। भारत में सर्वप्रथम अभिलेख जो है मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा लिखवाए गए थे, ये आप बता सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे देखो। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति पर टिप्पणी लिखिएगा। प्रयाग प्रशस्ति प्रिय विद्यार्थियों याद रखना, इसकी रचना जो है वो हरिसेन ने की थी और इसे इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है प्रयाग प्रशस्ति को, और इसकी रचना जो है वो संस्कृत भाषा में हुई थी और हरिसेन जो था वो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। और इसमें जो है इस प्रयाग प्रशस्ति में जो है हमें समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है, इसके अलावा गुप्त वंश के बारे में इसके अंदर जानकारी मिलती है, ये आप बता सकते हैं, ठीक है। चलो फिर आगे देखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल क्यों माना जाता है? प्यारे विद्यार्थियों 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ध्यान रखना, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या हुआ? अनेक प्रकार के बदलाव हमें देखने को मिले, अनेक प्रकार के परिवर्तन हमें देखने को मिले, इसलिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल कहा जाता है। अब प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा प्रमुख कौन कौन से हमें बदलाव देखने को मिले, तो आप बता सकते हैं कि इस काल का संबंध जो है प्रारंभिक राज्यों, नगरों और लोहे के बढ़ते प्रयोग तथा सिक्कों के विकास से माना जाता है। इस काल के अंदर जो है प्यारे विद्यार्थियों नगरों का विकास हुआ, लोहे का यहाँ पर जो है बढ़ता प्रयोग, मतलब लोहे का विकास, लोहे का बढ़ता प्रयोग, ठीक है, इस काल के अंदर हमें देखने को मिला है। इसी काल में जैसे भारत में जो है वो 16 महाजनपदों का उदय देखने को मिला, 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिली, जिनमें मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो है वो बनकर उभरा था, ठीक है। इसके अलावा इसी काल में जो है बौद्ध धर्म, जैन धर्म तथा विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का जो है इसके तहत विकास हुआ था। इन सभी कारणों से हम जो है हम कह सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो है इसे एक महत्वपूर्ण परिवर्तन काल है, ठीक है, ऐसे आप बता सकते हैं बाकी निष्कर्ष में, ठीक है। और प्यारे विद्यार्थियों ये थे आपके पूरे मतलब इस चैप्टर के वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि आप सभी विद्यार्थियों को ये क्लास अच्छी लगी होगी और ये सभी प्रश्न आप अच्छे से इनको याद करेंगे। और बाकी प्यारे विद्यार्थियों मैं अभी कहना चाहता हूं, जो भी अभी कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं कि मैं बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनूं, अगर आपको टॉपर बनना है प्यारे विद्यार्थियों तो आप महेंद्र व्यावर कोचिंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना और आज ही अपनी तैयारी मेरे साथ करना शुरू कर देना, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों चैप्टर की थ्योरी पढ़ना जरूरी है। ऐसे नहीं कि एक एक क्वेश्चन को हम रट लेवे, एक एक क्वेश्चन को हम चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेवे, इससे हमारा हो जाएगा नहीं। आपको इतिहास के अंदर प्यारे विद्यार्थियों अगर चैप्टर की थ्योरी के बारे आपको चैप्टर के बारे में जानकारी नहीं है तो आप वहां पर कुछ नहीं कर सकते हैं। चैप्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए प्यारे विद्यार्थियों। पहले चैप्टर की थ्योरी पढ़ो, अच्छे से समझो मेरे साथ। चैप्टर वाइज मैंने क्लासेस दे रखी है, महेंद्र व्यावर कोचिंग ऐप डाउनलोड करें और आज एक कोर्स ज्वाइन करो, उसके अंदर चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज जो है आपको कंप्लीट नोट्स भी मिल जाएंगे और मेरी क्लासें भी मिल जाएगी। तो अभी डाउनलोड कर लेना महेंद्र व्यावर कोचिंग, और ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो मुझे व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं। चलो प्यारे विद्यार्थियों मिलते हैं, जय हिंद जय भारत। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में बता देना, क्लास को लाइक करके जाना। ओके।